टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अलजेब्रा बुनियादी हैसियत रखता है। इसके ना सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन मैथ सेक्शन में शामिल होते हैं, बल्कि दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करना अक्सर स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको तैयारी के दौरान शामिल ही ना करें या इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि इसमें ट्रिकी और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी शामिल होते हैं जो जाहिर है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं और उनके लिए लर्निंग चाहिए। इसी तरह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को मैथ इक्वेशन में ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस रूल तक लेकर जाता है, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकें। इसीलिए ये वीडियो लेक्चर हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अब अलजेब्रिक नोटेशंस देखते हैं। अलजेब्रा में कौन कौन सी नोटेशन इस्तेमाल होती है। जाहिर है ये तमाम नोटेशंस आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इनको एक दफ़ा रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि आपको इल्म हो सके कि कौन कौन से टर्म्स हम लर्निंग में भी इस्तेमाल करेंगे, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ के हैं, जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या नॉन मैथ हैं, उनके पास बायो वगैरह है, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ऐसी होती है जैसे वो भूल चुके होते हैं, तो इसलिए एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स कोई भी सिंबल, कोई भी अल्फ़ाबेटिक करैक्टर जिसको किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे कॉमनली एक्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब एक्स क्या है, ये अननोन है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किसी सिचुएशन पर, यानी कि ये वेरी करेगी, तो इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। तो कॉमनली सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है वो होता है एक्स, फिर वाई भी इस्तेमाल होता है, जेड भी, और कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो सकता है, यू, वी, डब्ल्यू, तमाम के तमाम। टर्म्स टर्म्स क्या होती हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं 5x, ये एक टर्म है। आप सिंपल x लिखते हैं, दिस इज आल्सो ए टर्म। इसी तरह 1 लिख देते हैं, 10 लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ जिस तरह हमने लिखी है ये सारी टर्म्स हैं। अगर हम इस तरह लिखें 5x प्लस 3, तो ये एक्चुअली दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन से चेंज नहीं होती, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय y लिख दें तो ये एक टर्म है टोटल, इसी को 5y भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्लस या माइनस का साइन दरमियान में आ जाए तो टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। जैसे अब ये यहाँ पर दो टर्म्स है क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस या माइनस का साइन टर्म्स को अलहदा करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से टर्म्स अलहदा नहीं होती। जैसे अगर हम लिखें x/5 प्लस 2y प्लस 3, तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ये 3 टर्म्स लिखी हुई थी हमारे पास, क्योंकि प्लस के साइन से ये सेपरेट होती हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स से मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे अगर हम इसे कहेंगे 5x, ये एक टर्म भी है, ये एक एक्सप्रेशन भी है। इसी में अगर हम इस तरह कर देते हैं 5x प्लस 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट नंबर भी आ रहा है, ये दरमियान में मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इन सब से मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5x और दूसरे साइड पर मैं लिखता हूँ 5/2x, तो आप ये देखें कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद इसमें 5x ही बनना है। तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन वो होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अभी हमने एक्सप्रेशन को लर्न किया कि वो क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस से मिलकर इक्वेशन बनती है। दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन हो तो वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, और इनके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है।
तो ये अब एक इक्वेशन है, ये सारा एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको आप कॉमनली आप इस शक्ल में भी देखते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये एक और एक्सप्रेशन है, दरमियान में इक्वल का साइन है। तो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जब इक्वल का साइन आता है तो वो इक्वेशन कहलाते हैं। फिर है लीनियर इनइक्वालिटीज। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन इस्तेमाल हो तो उसे हम कहते हैं ये लीनियर इनइक्वालिटी है। मसलन 5x इज लेस देन 2, तो ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। इसमें एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन, देखिए इसमें इक्वल का साइन नहीं आ रहा, उसकी जगह पर लेस देन का साइन आया है। इसी तरह से 3y ग्रेटर देन 2 हो सकता था, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन है। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी अगर दरमियान में आ रहा है तो वो लीनियर इनइक्वालिटी होगी। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान किसी जगह पर भी लेस देन और ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो अलजेब्रिक लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश की स्मॉल स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट में देखें, 2 टाइम्स ए नंबर। 2 टाइम, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई। तो 2 टाइम्स आ नंबर n, n एक नंबर है, उसका 2 टाइम क्या होगा, 2n प्लस 6 प्लस 6। यानी कि ये जो स्टेटमेंट थी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर सेकंड पर देखें आप, 6 माइनस 2 टाइम्स अ नंबर n। 2 टाइम्स अ नंबर n, 6 माइनस इसमें से कर दें तो ये बन। इस इंग्लिश की ट्रांसलेशन को हम मैथ में 2n माइनस 6 लिख सकते हैं। इसी तरह अब थर्ड देखें, ताहिरा टेक्स 5 chocolates from a box with a large number of chocolates in it. How many chocolates are left in the box? हम कहते हैं कि बॉक्स में x चॉकलेट्स थी, जितनी भी थी उसने नहीं बताया, ये वेरिएबल है। x चॉकलेट थी, उसमें से 5 चॉकलेट ड्रॉ कर ली गई, ताहिरा ने उसमें से 5 चॉकलेट ले ली, तो बाकी कितनी बची, तो इसमें से -5 कर दें। अब बॉक्स में इतनी चॉकलेट्स हैं, x माइनस 5। इसी तरह देखें एक और स्टेटमेंट है, देयर आर 3 बॉक्सेस। बॉक्सेस हैं 3, ईच विद द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन देम। हर किसी में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। इफ देयर आर x मार्बल इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन टोटल। तो देखें एक बॉक्स के अंदर मार्बल हैं x, तो 3 बॉक्सेस में कितने होंगे, 3 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको ट्रांसलेट करके हम लिखते हैं 3x। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, देयर आर n ऑरेंजेस टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 पीपल। n ऑरेंजेस हैं, 5 पीपल में इक्वली डिवाइड करने हैं। हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ईच पर्सन रिसीव। तो n टोटल हैं, 5 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड कर दें तो ये आ गया n/5। ये इस स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन है। सम कॉमनली अक्रिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द सम ऑफ x एंड, तो हम लिखेंगे x प्लस 3, 3 एडिड टू x, तो 3 एडिड टू x, या हम लिखते हैं x एडिड टू 3, ये भी यही स्टेटमेंट है। 3 मोर देन x, x से 3 ज्यादा तो x प्लस 3 हो गया, और x मोर देन 3 और 3 से x ज्यादा तो x प्लस 3। यानी कि ये स्टेटमेंट इस तरह से इंग्लिश में लिखी जाती है या इंग्लिश में लिखी हुई आपके पास आती है और आप इसको x प्लस 3 में ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह माइनस की सिचुएशन देखें, द डिफरेंस ऑफ x एंड 3, तो डिफरेंस ऑफ x 3 का मतलब क्या होगा, x माइनस 3। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, x माइनस 3। 3 लेस देन x, x से 3 लेस तो x में से 3 लेस कर दें यानी कि माइनस कर दें, x माइनस 3, x माइनस 3। तो ये इन तमाम स्टेटमेंट्स को मैथ में हम इस तरह लिख सकते हैं।
फिर है 3 क्रॉस x और 3x। द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, इसका मतलब है 3 इंटू एक्स, x मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई x। तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को हम इस तरह या इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स। x डिवाइडेड बाई 3 तो x डिवाइडेड बाई 3। द कोशेंट विद x इज डिवाइडेड बाई 3। कोशेंट का मतलब x को डिवाइड कर दें 3 से तो क्या आंसर आएगा, दैट इज कोशेंट। तो x डिवाइडेड बाई 3 हो गया। फिर x इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 3 इज सब्ट्रैक्टेड। पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 सब्ट्रैक्ट करें, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 और 2x माइनस 3, ये स्टेटमेंट है इसकी। x इज फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3, पहले x को 3 से डिवाइड करें, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, एंड देन 2 इज एडिड, देन 2 इज एडिड। तो इस तरह से एक्चुअल प्रॉब्लम होता भी यही है। ये तो बहुत इजी से स्टेटमेंट्स हैं कि आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं या टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट टाइप के, उसमें कोई स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी हुई आपके पास आती है और उसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहां से आंसर आप फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम इंग्लिश की स्टेटमेंट को समझना ही होता है और मेजर स्टूडेंट उसी में कम्प्लेक्सिटी फील करते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होता, क्योंकि इक्वेशन बनने के बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि जितना वो इक्वेशंस होती हैं इतना अलजेब्रा तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को आता होता है। इसलिए इक्वेशन बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, आप उसमें ही कम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं। अब ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, एन एप्रिकॉट ट्री हैज एन एप्रिकॉट्स ऑन इट। एक एप्रिकॉट ट्री में n कैप्रिकॉट्स हैं। हाउ मेनी आर लेफ्ट ऑन द ट्री इफ 20 एप्रिकॉट्स ड्रॉप ऑफ। देखें टोटल थी n, उसमें से 20 ड्रॉप ऑफ हो गई तो बाकी कितनी बच गई, n माइनस 20, जो कि सी में दिया हुआ है। इफ m बॉक्सेस ईच कंटेन 8 टॉफीज, m बॉक्सेस हैं m और ईच में हर एक में 8 टॉफीज हैं। हाउ मेनी टॉफीज आर देयर इन टोटल, तो टोटल कितनी होंगी 8 इंटू m, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इन अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन साइन इज यूजुअली ओमिटेड। देखें अब यहां पर टेक्निकल चीज क्या है, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर नंबर को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं 3 इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना जरूरी नहीं है, इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से टू वेरिएबल्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नॉर्मली ओमिट करके हम इसको ए बी लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों नंबर हों तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना होगा, जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में नहीं देंगे तो ये तो साथ साथ लिखने से ये 52 बन जाएगा और कोई भी इसे कंसीडर नहीं करेगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन यूजुअली यूज किया जाएगा, लेकिन अगर वेरिएबल है तो जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखें, उसके बगैर भी उन दोनों को साथ साथ लिखने से पर्पस सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर आप x इंटू वाई लिखना चाहें तो आप लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई, या आपने लिखना है 7 इंटू एक्स इंटू वाई, तो आप इसे लिखेंगे 7xy। मल्टीप्लिकेशन का साइन देना जरूरी नहीं है जब वेरिएबल आ जाए। अब डिवीजन के केस में डिवीजन का साइन ये बहुत ही कम आपको अलजेब्रा में नजर आएगा, इसके बजाय हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं नंबर्स को। अगर हमने लिखना है 10 इज डिवाइडेड बाय 2, तो इसको नॉर्मली इस तरह लिखा जाता है,
10/2। ये साइन बहुत कम इस्तेमाल होता है, अलबत्ता टेस्ट प्रिपरेशन में क्योंकि एक लाइन के अंदर एक्सप्रेशन देने हो तो उस वक्त ये लिखा जाता है, वरना यहाँ पर भी नॉर्मली इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर नोटेशन फॉर पावर्स, नोटेशन ऑफ पावर्स। इससे पहले कोफिशिएंट्स को देखें। जब हम लिखते हैं 5x, इसका क्या मतलब है? ये जो कांस्टेंट नंबर है 5, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये है कोफिशिएंट और ये वेरिएबल है। अब 5x का मतलब क्या है? ये एक्चुअली ये था कि आपने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 टाइम x को ऐड करना था। तो हम कहते हैं कि ये कितने x हैं? ये कितने x हैं? हम कहते हैं दीज आर 5x। ये 5x हैं। अगर हम लिखते हैं x प्लस एक्स, कितने x हैं? ये 2x हैं। तो ये 2 जो है, जो कॉफिशेंट के तौर पर यहाँ आ रहा है, ये इनकी वेरिएबल की तादाद को बताता है कि ये कितने हैं। तो काउंट करने के लिए ऐड करने के बजाय कि 5 को ऐड करें, हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो ये है कॉफिशेंट के मीनिंग। कॉफिशेंट हमें हमेशा जिसके साथ लगता है, जैसे 3k, इसका क्या मतलब है कि 3k's हैं, k प्लस के प्लस के, ये इस तरह से लिखा जाता है कि ये जो वेरिएबल जिसके साथ ये लगा हुआ कॉफिशिएंट आता है उसकी ये तादाद बताता है। लेकिन अब देखें नोटेशन ऑफ पावर। पावर हमें क्या बताती है? अगर हमने किसी नंबर को, मिसाल के तौर पे a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन को शो करने के लिए हम एक्सपोनेंट या पावर यूज करते हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये जब 2 ऊपर आएगा पावर बन के, इसका मतलब होगा a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। x अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करना हो तो हम x की पावर 3 लिखते हैं। तो अगर k की पावर 7 है तो इसका मतलब है k 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तब ये k की पावर 7 बनता है। और ये 7, इसके बजाय, इस सारे के बजाय हम इस तरह लिखते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि पावर के मीनिंग होते हैं उतने टाइम ही किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना जितनी उस पर पावर होती है, और कॉफिशिएंट उनकी तादाद बताते हैं। ए जार ऑफ जेली बीन्स कंटेन एक्स जेली बीन्स। एक जार है, उसमें एक्स जेली बीन्स है। हाउ मैनी जेली बीन्स आर देयर इन 5 जार्स? तो 5 जार्स में कितनी जेली बीन्स होंगी? तो जाहिर है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इतनी टोटल जेली बीन्स होंगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया। ए स्मॉल मिनी बस कैरी 11 पैसेंजर। स्मॉल मिनी बस, स्मॉल में 11 पैसेंजर्स हैं इन ईच बस। ए लार्ज मिनी बस, लार्ज मिनी बस में 18 पैसेंजर्स हैं। इफ देयर आर x small and y large mini buses, हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन बी कैरी? तो आप देखें स्मॉल में कितने होंगे? 11x, क्योंकि हर एक बस में 11 पैसेंजर हो सकते हैं और इतनी बसेस हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो 11x, इसके टोटल पैसेंजर आ गए किसमें? स्मॉल मिनी बस में। फिर लार्ज मिनी बस में टोटल पैसेंजर हो गए 18y। तो ओवरऑल टोटल कितने हो गए? 11x प्लस 18y। ये टोटल पैसेंजर हैं स्मॉल और लार्ज दोनों बसेस में मिलाकर। टोमेटोज आर ₹50 a किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कीमत है 50 रुपीज। एंड पोटैटोज आर 60 a किलोग्राम, और पोटैटोज की कीमत है 60 1 किलोग्राम के लिए। What is the total cost of x kilograms of tomato and z kilograms of potatoes? तो देखिए अब यहाँ पर हम लेते हैं टोमेटो, प्राइस कितनी है? 50, एक की कीमत है 50 और इसमें x किलोग्राम है, तो टोटल इनकी कॉस्ट कितनी होगी? 50x।
फिर पोटैटो को देखें, इसकी कॉस्ट फॉर 1 है 60 और इसमें है टोटल z किलोग्राम, तो टोटल 60 z इसकी कीमत बन गई। तो टोटल दोनों को मिलाकर कितनी कॉस्ट हो गई, 50x प्लस 60z। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे टर्म अभी हमने देखी थी कि जैसे ये 6x है, दिस इज वन टर्म, और इसी तरह से 5x या 3y ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो लाइक टर्म कौन सी होती हैं, जिनमें वेरिएबल के ऊपर पावर एक जैसी हो। कॉफिशिएंट तो उनकी तादाद बता रहा होता है कि वेरिएबल कितने हैं। हम जब हम कहते हैं लाइक टर्म्स तो हम कंसीडर करते हैं कि वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहा है अगर वो सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है तो वो लाइक टर्म्स हैं। जैसे 6x और 5x ये दोनों लाइक टर्म हैं। लेकिन अगर ये लिखा होता 2x स्क्वायर, ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसके अंदर पावर चेंज हो गई है। तो x अकेला एक लाइक दोनों बनेंगे कब, जब दोनों के अंदर एक्स एक्स हो। इसी तरह 3y है, अगर ये 2y स्क्वायर हो तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म नहीं। लाइक का मतलब होता है वेरिएबल भी सेम हो और उस पर एक्सपोनेंट या उसकी पावर भी सेम हो। अब देखिए इसमें से लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है हमने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको लेकर चलते हैं, तो पहले लाइक टर्म्स को अरेंज करें। 6x और इसकी लाइक टर्म क्या है 3x, इसके साथ साइन है प्लस का, प्लस 3x, फिर प्लस 2y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये ऐड हो रही हैं तो ये हो जाएगा 6x और 3x मिलकर कितना होगा 9x और प्लस 2y, ये ऐड हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें m और ये 6m ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको पहले ही ऑलरेडी उन्होंने साथ साथ दिया है हमें। फिर n और n ये दोनों भी लाइक टर्म है, तो ये हो गया ये। अब इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4m और 6m मिलकर हो गया 10m, और इधर 4n में से 3n लेस हो गया, माइनस है ये और ये प्लस है, तो 4 में से 3n चले गए तो एक n प्लस का बच गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई इसकी। अब यहां देखें कि 2x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2 में से 1 लेस किया तो सिर्फ x स्क्वायर बच गया 1, और ये 3 प्लस 4 7x। देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल होता है कि अगर लाइक टर्म्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप उनके कॉफिशिएंट को प्लस या माइनस कर दें जो उसने दिया है। अब यहाँ पर प्लस था तो 3 प्लस 4 7, x वैसा का वैसा आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 3x और 4x मिलकर 7x बनता है। जाहिर है एक्चुअली तो ये कॉफिशिएंट ऐड हो रहे हैं। अच्छा जी, अब इधर देखें, ये है 3abc और फिर देखें यहाँ पर भी abc, ये भी abc, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लें। 3abc माइनस 5abc प्लस 2abc, फिर ये ab और ab ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब ये दोनों लाइक टर्म्स इकट्ठी हो गई और ये तीनों लाइक टर्म्स इकट्ठी हो गई। अब इनको ट्रीट कर दें आप, जो प्लस माइनस करना है, 3 माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 2, ये तो हो गया 0, ये वैसे ही खत्म हो गई, ये 0 हो गई क्योंकि 3 और 2 मिलकर 5, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 5 हो गई, और माइनस 5 0। इधर अगर आप देखें तो 7 में से 3 लेस करें तो 4 प्लस का बचेगा 4ab, तो ये इक्वल है
4ab की। जी, अब इसमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें तो ये होगा, देखें ये b3 और ये b3, तो हो गया 7b³ माइनस 6b³। फिर ये c² और ये c² माइनस 4c² प्लस 3c²। अब इन्हें ट्रीट करें तो 7 माइनस 6 एक बच गया, एक को लिखना जरूरी नहीं है। b3 माइनस, अब यहाँ पर भी 1 बच गया माइनस वाला, तो ये c²। b3 माइनस c² जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अब आप देखते हैं यहाँ पे Q²R, ये तीनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो आप इनके कोफिशिएंट्स को प्लस माइनस कर लें। 11 माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 11 माइनस 12 इज इक्वल टू -1, तो इसका आंसर होगा -Q²R, जो कि ऑप्शन डी में दिया। यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, इसलिए ये आराम से विदाउट एनी चेंज एक्सपेंड हो जाएगी, ब्रैकेट खुल जाएगी। तो आप देखें, पहले इसको ब्रैकेट को ख़त्म करें तो लिखा जाएगा 4d² प्लस 7e³ प्लस 12f। फिर है 3d² प्लस 6e³ प्लस 2f। अब आप देखें, ये और ये लाइक टर्म है, इकट्ठा कर लें। 4d² प्लस 3d², फिर e³ और e³ प्लस 7e³ प्लस 6e³, फिर ये f और f 12f प्लस 2f। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो गया 7d² प्लस 13, 7 और 6 13e³ प्लस 12 प्लस 2 14f। ये देखें, आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सब्स्टिट्यूशन और वैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, जैसे ये है 2x माइनस 5 व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब हमें कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन है 2x माइनस 5, इसमें अगर x की वैल्यू 3 रख दी जाए तो इसका क्या आंसर होगा। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि x की कीमत या x की वैल्यू 3 है, तो आप x की जगह पर 3 को सब्स्टिट्यूट कर दें। 2 अब यहाँ पर इनटू आएगा क्योंकि वेरिएबल ख़त्म होके वैल्यू आ रही है, -5, तो ये हो गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1 जबकि x की वैल्यू 3 हो। इसी तरह अब ये देखें, यहाँ पर है x/4 प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है, अब इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर दें तो ये x की जगह आ गया 4/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 3 जबकि x की वैल्यू 4 हो। फिर आप इसे देखें, ये है 4a माइनस 3b, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने बतानी है इसकी, जबकि a इज इक्वल टू 6 हो तो a की जगह 6 आ गया और b इज इक्वल टू 5 हो तो ये हो गया 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9 है अगर a इज इक्वल टू 6 हो और b इज इक्वल टू 5 हो। फिर आपके पास एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 4, हमने इसकी वैल्यू बतानी है
इसको वैल्यूएट करना है जबकि x इज इक्वल टू 3 हो। तो ये हो गया 2x की जगह 3, फिर इसका स्केयर -4। तो 2 इंटू 9, 3 का स्केयर 9 होता है, -4, 18 -4 इज इक्वल टू 14। Find the value of 3x plus 4 if 12 is substituted for x। x की जगह पर 12 यूज किया जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह अब हम 12 यूज कर लेते हैं। 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। If v is equal to 12 and t is equal to 3, find the value of v over t plus 6। तो देखें v की वैल्यू है 12, तो ये हो गया 12 ओवर t की वैल्यू है 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। द कॉस्ट ऑफ n पेंसिल्स इज $2n। $2n कॉस्ट है कितनी पेंसिल्स की? n पेंसिल्स की। n हमें नहीं मालूम, लेकिन आगे वो क्या कहता है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल, यानी कि हमने कॉस्ट बतानी है जबकि n इज इक्वल टू 20 हो। तो हम कहेंगे 22 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। तो 20 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी 40, जो कि ऑप्शन सी में दिया। द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एन इलेक्ट्रिक saw फॉर n hours इज 3n प्लस 20। इलेक्ट्रिक saw को रेंट पर लेने के लिए, हायर करने के लिए, ये उसने कॉस्ट बताई थी, जबकि n जो है वो क्या है? आवर्स। कितने आवर्स के लिए? जितने आवर्स के लिए लेंगे उसको n की जगह सब्सिट्यूट करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब वो कहता है बताएं कॉस्ट 5 आवर्स के लिए, तो 3 इंटू 5 प्लस 20, 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। द nth ऑड नंबर इज 2n माइनस 1। ये ऑड नंबर है और n उसकी प्लेस को शो करता है। nth ऑड नंबर। व्हाट इज द 21st ऑड नंबर? यानी कि n की वैल्यू अगर 21 हो तो कौन सा ऑड नंबर आएगा? तो n की जगह हम 21 यूज कर लेते हैं। ये हो गया 42 माइनस 1 इज इक्वल टू 41। 21st पोजीशन पर 41 ऑड नंबर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।